नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए अब हम लोग जो सेकेंड पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है, नॉलेज एंड करिकुलम, इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। आइए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है आपके सम्मुख। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ्यवस्तु और जानकारी प्राप्त होता रहे। तो आइए, जो पहला प्रश्न है, फिलोस तथा सोफिया किस भाषा का शब्द है? इन चार ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें, आपका तैयार भी होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ग्रीक या यूनानी, क्योंकि कहीं कहीं ग्रीक देता है, कहीं कहीं यूनानी देता है, तो मैं दोनों एक साथ लिख दिया हूँ कि जो ऑप्शन आएंगे फिलॉस तथा सोफिया, जो ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक को ही यूनानी कहा जाता है, इसलिए मैं दोनों दिया हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। और यदि बात करें कि यह जो ग्रीक और यूनानी भाषा का फिलास तथा सोफिया है, इसका अर्थ क्या है? तो फिलास का अर्थ होता है प्रेम, फिलास का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का जो अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ, वह हुआ ज्ञान से प्रेम। इस प्रकार अगले प्रश्न को देखें। दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज है, यह परिभाषा किसकी है? तो चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन आप करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णन महोदय का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। और यदि प्लेटो के अनुसार दर्शन की परिभाषा जो है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लेंगे, तैयार कर लें। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, प्लेटो के अनुसार। और अरस्तु के अनुसार देखा जाए तो अरस्तु महोदय जो कहे हैं, वो उनकी परिभाषा है कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो यहाँ पे जांच करने की बात आएगी यथार्थ स्वरूप के, तो अरस्तु पे आप टिक करिए। और पदार्थों के यथार्थ स्वरूप की ज्ञान की बात आए तो प्लेटो को। और कामटे के अनुसार दर्शन की परिभाषा जो है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, आप इन चार ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा पर, आर्थिक समस्या पर, शैक्षिक समस्या पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 4 है, इंद्रिय प्रशिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप लोग सही ऑप्शन का चयन करें। यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह आप लोगों के रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है, तो जल्दी से बताएं, इंद्रिय प्रशिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी। और आइए अगले प्रश्न जो आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, पांचवा प्रश्न है, शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा? इन चार ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह रॉस महोदय का स्टेटमेंट है कि शिक्षा व दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है एवं शिक्षा क्रियात्मक, यह पूरी परिभाषा है। लेकिन पिछले विगत वर्षों से जो प्रश्न बने हैं, ऐसे ही बने हैं कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा? तो रॉस ने। और एडम्स की बात करें तो एडम्स ने कहा है कि शिक्षा का दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, अर्थात शिक्षा दर्शन का
गत्यात्मक पक्ष है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। किसने कहा? तो ये एडम्स महोदय ने कहा है। और इसी प्रकार से यदि देखें, स्पेंसर महोदय का स्टेटमेंट आपके आगे वाले प्रश्न में है कि सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। किसने कहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेंसर ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या जो 7 है वह आपके सम्मुख है कि निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो निरपेक्ष आदर्शवाद की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि यह आदर्शवाद ऐसी विचारधारा है जो आध्यात्मिकता को महत्व देता है, विचारों को महत्व देता है। तो आप जो निरपेक्ष आदर्शवाद है, ये आदर्शवाद की शाखाओं का एक है। प्रमुख जो 4 शाखाएं हैं, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे माने जाते हैं बर्कले। और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो माने जाते हैं। और यहाँ पे तीसरा जो निरपेक्ष आदर्शवाद होता है, इसके प्रवर्तक हीगल महोदय हैं। 7वें का ए नंबर ऑप्शन सही है, हीगल हैं। और चौथी शाखा आदर्शवाद की जो है वह प्रपंचात्मक आदर्शवाद है, जिसके प्रवर्तक इमैनुअल कांट महोदय हैं। 8वां प्रश्न है, तर्कविद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीगल तर्कविद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, आदर्शवाद की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य। आदर्शवाद की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान उद्देश्य की क्षेत्र में है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, किस शिक्षा दर्शन में शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे है? 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें कि किस में शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकृतिवाद। और ये चारों दर्शन आपको पढ़ना है। आप जान भी रहे हैं, आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आत्मा की सत्ता, विचारों की दुनिया और आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जबकि प्रकृतिवाद जो है वह आपका भौतिक जगत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। और प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। और यह भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सह वस्तु कहा गया है, रियलिटी कहा गया है। और मानव प्रकृति की व्याख्या के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रभाव में प्रकृति से अधिकतर तात्पर्य मानव प्रकृति से ही लिया गया है। और इसके प्रमुख समर्थक विद्वान जो हैं उनमें जो नाम है, रूसो हैं, बटलर हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, स्पेंसर हैं, हक्सले हैं, लैमार्क हैं, डार्विन हैं, अरस्तु है, काम्टे हैं, हाब्स हैं, बेकन हैं। तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 11 जो है वह है प्रयोजनवाद। जो प्रयोजनवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद यहाँ पे व्यवहारवाद दिया है, उपयोगितावाद, फलकवाद या फलवाद, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न के सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन डीवी। और आप जानते हैं कि जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है। और इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया को त्रिध्रुवी माना है। तो यहाँ से ये प्रश्न आएंगे, अब तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 13 है, रियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी, रेस से रियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? रेस से हुई है। और किस भाषा की बात है? तो यह जो है ग्रीक भाषा के, यह रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस से हुआ है। और यह रियलिज्म में जो रियलिज्म शब्द है यानी यथार्थवाद, उस रियलिज्म के रियल शब्द से उत्पत्ति हुई है। और रियल शब्द जो है ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 14 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इस 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विद्या की एक परिभाषा थी, सा विद्या या विमुक्ते, तो आप उसे तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे जो कि फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी का नाम दिया और बाद में उन्होंने 1838 में नाम बदलकर समाजशास्त्र नाम रखा। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और ऑगस्ट काम्टे जो ने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, इन्होंने ग्रीक शब्द सोशियस तथा लैटिन भाषा के लोगस शब्द से मिलाकर सोशियोलॉजी शब्द बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न अगर बने तो आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, किसने कहा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्खीम। और काम्टे को आप जानते हैं समाजशास्त्र के जनक हैं। आगबर्न सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, भौतिक और भौतिक संस्कृति में जो एक विलंबन पैदा होता है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 17 है आपके सम्मुख, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, टीपीनन। प्रश्न संख्या 18 को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, क्षेत्रीयता, सभी। सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीयता। राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व हैं उसमें क्षेत्रीयता है, सांप्रदायिकता है, संकीर्ण धार्मिकता है। तो आप इसे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 जो है वह है, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगबर्न ने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी लिखा है। प्रश्न संख्या अंतिम और 20वां प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 1954 ईस्वी में पाठ्यपुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई। तो मित्रों, इस प्रकार मैं बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से आपके पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्नों को बनाया हूँ प्रैक्टिस सेट। आप लोग इसे तैयार कर लें, परीक्षा में बहुत ही कम समय है, आप आराम से एकदम तैयारी करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। आप आसानी से अपने पाठ्यवस्तु को रिवीजन करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।